हेलो, चलो भाई। तो टुडे वी विल स्टार्ट कैनामेटिक्स। आज हम लोग कैनामेटिक्स को शुरू करेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? कैनामेटिक्स। कैनामेटिक्स मैकेनिक्स का पार्ट है। सबसे पहली बात इसमें हम पहले लिखेंगे कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। दिस इज़ द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। फिजिक्स में जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है उसमें कैनामेटिक्स आता है। ठीक है, तो कैनामेटिक्स में हम लोग बच्चों क्या पढ़ते हैं? कैनामेटिक्स में हम लोग पहले पढ़ते हैं कैनामेटिक्स is that branch of mechanics is that kinematic is that part of the mechanics kinematics is that part of the mechanics जिसमें हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं। Kinematics is the part of a mechanics which we deals the motion of particle regardless the cause of motion. Kinematics is that branch of mechanics in which we deals the motion of the particle regardless the cause of motion. इसका क्या मतलब हुआ? पहले मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ। देखो बच्चों, मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं। मैकेनिक्स के कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या कहलाता है? डायनामिक्स। और दूसरा पार्ट क्या है? कैनेमेटिक्स। मैकेनिक्स में हम लोग सबसे पहले ये बता दें कि फिजिक्स में जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है इसमें मैकेनिक्स में हम लोग मोशन ऑफ द बॉडीज़ और मोशन ऑफ द पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। किसी पार्टिकल्स का मोशन क्या है, मोशन कहाँ से हुआ, मोशन के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। और रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। अब मोशन, जब हम पार्टिकल्स के मोशन को हम समझते हैं तो पार्टिकल्स के जो मोशन होते हैं उसको हम मतलब ये कहा जाए कि डायनामिक्स में भी पढ़ते हैं और कैनामेटिक्स में भी पढ़ते हैं। डायनामिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, डायनामिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कॉज ऑफ मोशन। मैं इसको एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा। कॉज ऑफ मोशन। और ये कैनामेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। अब कैनामेटिक्स में क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट knowing about the cause which producing it मतलब मोशन को। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे मैं एक एग्जांपल से डायनामिक्स को समझाता हूँ। जैसे ये पार्टिकल है, मान लो ये ब्लॉक है, सपोज दिस इज़ द ब्लॉक, m मास का ये ब्लॉक है, ठीक है। ये ग्राउंड में रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। ये किस पे है? ग्राउंड पे रखा हुआ। ठीक है भाई, सही बात है। अगर मैं इस पर एक फोर्स लगाऊं,
मान लो मैं इस पर F फोर्स लगाता हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इस फोर्स की वजह से इसमें मोशन आएगा, मोशन, इस फोर्स की वजह से इसमें मोशन आएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझो, ये फोर्स इसके मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द मोशन ऑफ दिस ब्लॉक, यस और नो। चलो यहाँ तक बात समझ में आई कि भाई ये फोर्स इसके मोशन के लिए जिम्मेदार है। ये पार्टिकल अभी रेस्ट में था, ये किस में, अभी मैं रेस्ट और मोशन को भी एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए समझ लो कि अभी ये पार्टिकल अभी किस में था, ये जो ब्लॉक है एम मास का वो किस में था, रेस्ट में था। किस में था भाई, रेस्ट में था। ठीक है, अच्छी बात है भाई। तो फिर क्या हुआ ये कि मैं इस पर एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, ड्यू टू दिस फोर्स दिस पार्टिकल हैव ए मोशन। इस फोर्स की वजह से इस पार्टिकल में मोशन शुरू हुआ और इसमें एक एक्सेलरेशन आया विच इज इक्वल टू F/m। ये सब तो जानते होगे, F बराबर m है, न्यूटन सेकंड लॉ तुम लोग 9th में भी पढ़े होगे, 9th में बेसिकली इसको पढ़ाया जाता है। तो ये जो एक्सेलरेशन आया इस फोर्स की वजह से आया, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स बाय टाइम। इसका मतलब कि इस मोशन को शुरू करने में ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो कॉज ऑफ मोशन, दिस इज द, ये फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन। ये ऐसा पैरामीटर है जो इसके मोशन को क्या करवाया हुआ है, शुरू करवाया। तो हम इस फोर्स को किस में पढ़ते हैं, डायनामिक्स में। किस में पढ़ते हैं बच्चों, डायनामिक्स में। ये आप समझ में आया होगा कि डायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, डायनामिक्स में हम ऐसे पैरामीटर्स के, फिजिक्स के ऐसे पैरामीटर्स को पढ़ते हैं, पैरामीटर्स which is responsible of motion, which cause of motion, पैरामीटर which start motion या which cause of motion। तो मोशन को शुरू करने में, मोशन को कॉज, इसका कॉज कौन बना भाई, ये फोर्स बना। तो हम फोर्स को मैकेनिक्स के जिस पार्ट में पढ़ेंगे उसको हम लोग डायनामिक्स कहेंगे। ये बात हमको लगता है अब तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। अरे बोलो भाई, ठीक है, समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं कि काइनेमेटिक्स फिर क्या है। चलो भाई, काइनेमेटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स में हम लोग इसी ब्लॉक को, अब मैं दूसरे नज़रिए से देखो, अब मैं इसमें एक्सेलरेशन शुरू हो गया, इसका एक्सेलरेशन F/m हो गया, एक्सेलरेशन F/m। तो मान लो कि कोई पार्टिकल, यही पार्टिकल अगर मान लिया जाए यहाँ है, ठीक है, ग्राउंड पर है, ठीक है। अब इसको फोर्स लग करके या फोर्स अप्लाइड हो करके इसमें एक्सेलरेशन को पैदा कर दिया, ठीक। अब ये एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, मान लो एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट भी होगा, एक्सेलरेशन है तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा, डिस्प्लेसमेंट है तो इसके अंदर फिर कुछ वेलोसिटी आएगी। जब वेलोसिटी आएगी तो पार्टिकल मूव करेगा, मोशन में होगा। तो इन पैरामीटर्स, तो ये जो पैरामीटर्स हुए, दीज आर द पैरामीटर्स which starts, पैरामीटर्स, रुको एक मिनट, हाँ, पैरामीटर माने एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। ये वो पैरामीटर्स हैं जो कि हम इसके बारे में ये नहीं पढ़ेंगे कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी हम जिस पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये मोशन के वो पार्ट्स हैं जिसका कोई भी मतलब इसके स्टार्टिंग से या इसके कॉज से नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वो पार्ट
मतलब कहा जाए वो पैरामीटर्स फिजिक्स के जिसका कोई भी लेना देना इसके कॉज से नहीं है। मसलन अगर कोई बॉडी चल रही है, कोई बॉडी चल रही है, कोई पार्टिकल चल रहा है किसी भी स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड से वो चल रहा है, 3 सेकंड के बाद उसकी स्पीड चेंज कर, वेलोसिटी चेंज करके 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो फिर उसका एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे, फिर कितनी दूरी वो तय कर रहा है। मतलब मोशन जस्ट स्टार्ट है पहले से, और तब हम स्टडी कर रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जिसमें पढ़ते हैं उसको हम लोग काइनेमेटिक्स बोलते हैं। इज़ द पॉइंट क्लियर? दीज आर द काइनेमेटिक्स पैरामीटर्स। ये सब क्या हो गया? काइनेमेटिकल पैरामीटर्स। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आई कि स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग अबाउट द कॉज विच प्रोड्यूसिंग इट, माने मोशन को कौन स्टार्ट कर रहा है, बिना इसके जाने मोशन हो रही है, वंस एक बार मोशन हो रही है, और उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि वो मतलब मोशन स्टार्ट हो गई, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि अब मोशन में जो चेंजिंग हुआ या जो मोशन हो रही है तो उसके कौन सा पैरामीटर्स इन्वॉल्व है। मसलन वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, स्पीड्स हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। अब मैं इसको आगे थोड़ा सा और दिखाता हूँ, ठीक है। आप लोग स्क्रीन पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलो भाई, अब देखो काइनेमेटिक्स में हम लोग, अब इसको हम लोग डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इसको हम लोग दरअसल काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन। तो पहली बात तो यहाँ पर आप लोग को समझा दें कि रेस्ट या मोशन, दीज आर द रिलेटिव कॉन्सेप्ट। दीज आर द रिलेटिव कॉन्सेप्ट। माने कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, ये हम लोग एब्सोल्यूट, मतलब पहले पॉइंट हम लिख देते हैं कि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन, एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन इज मीनिंगलेस। मीनिंगलेस, एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन इज मीनिंगलेस। इसका मतलब ये होगा कि कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, ये ऐसे नहीं बताया जा सकता, ये ऐसे नहीं बताया जा सकता। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉडी, अगर कोई पार्टिकल किसी एक फ्रेम के रेफरेंस में, किसी एक फ्रेम में रेस्ट में है, तो ये पॉसिबल है कि वो दूसरे फ्रेम में क्या होगा, मोशन में होगा। जैसे अगर आप अपने साथी के साथ कभी रेलवे स्टेशन पर गए होंगे, तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे मान लो 2 साथी बैठे हुए हैं, ठीक है। अब वो दोनों उनको छोड़ने के लिए गए हैं किसी तीसरे साथी को, तो जो वो दोनों साथी, अगर वो साथी को रेल पे बैठा दिया गया है, ट्रेन पर बैठ गया और ट्रेन स्टार्ट हो गई, तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में प्लेटफॉर्म पे जो साथी बैठे हैं वो किस में है, मोशन में है। प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में जो ट्रेन पे जो साथी बैठे हैं वो मोशन में है, ठीक है। तो रेस्ट और मोशन ये फ्रेम पर डिपेंड करता है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग कि रेस्ट और मोशन डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेस्ट एंड मोशन depends upon observer or frame of reference in which
इन विच जहाँ पर से ये मोशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है। मोशन को जहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है, मोशन को जहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है उसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जहाँ से मोशन को देखा जा रहा है उसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जैसे मैं एक बात और समझा दूँ, अर्थ जो है, अर्थ के रेस्पेक्ट में जो स्पेशल जो भी चीज़ें हैं जैसे कि मून है या कोई और प्लैनेट्स हैं, वो किस में हैं, वो किस में हैं, वो मोशन में है। और उसके रेस्पेक्ट में जो अर्थ है वो मोशन में है। दूसरे प्लैनेट्स के रेस्पेक्ट में ये किस में है, मोशन में है। तो रेस्ट और मोशन आर द रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अगला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स। जैसे अब एक और एग्जांपल ले लो भाई, मान लो कोई कार है, उस कार पे बैठा हुआ ड्राइवर, कार पे जो ड्राइवर उसको ड्राइव कर रहा है और उस पे उसके कार पे जो एक आदमी बैठा हुआ है जो कार का मालिक है। तो कार के मालिक के रेस्पेक्ट में उसका जो है ड्राइवर वो रेस्ट में है, लेकिन आउटसाइड द कार के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं, अगर वो कार मूव कर रही है, कार अगर मोशन में है, कार अगर चल रही है, तो उसके रेस्पेक्ट में बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं माने आउटसाइड द कार, वो सब किस में है भाई, मोशन में है। और उसका ड्राइवर किस में है, वो रेस्ट में है, क्योंकि वो उसी फ्रेम में है। तो सबसे बड़ी बात मैंने क्या बताया कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट। माने एक बॉडी किसी एक रेफरेंस में, किसी एक फ्रेम में रेस्ट में हो सकती है, तो दूसरे फ्रेम में वो किस में हो जाएगी, मोशन में हो जाएगी। सेम बॉडी सेम जगह पर सेम टाइम में किसी एक फ्रेम में रेस्ट में होगी और किसी दूसरे फ्रेम में मोशन में होगी। मैंने भी 2 एग्जाम्पल बताए, जैसे कि ट्रेन वाला जो एग्जाम्पल बताएं कि ट्रेन में बैठे हुए आदमी, ट्रेन पे बैठा हुआ आदमी ट्रेन के दूसरे आदमी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, जबकि आउटसाइड द ट्रेन जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मोशन में हैं। सेम। और उसी तरह से जो लोग बाहर हैं, आउटसाइड द ट्रेन है, उसके रेस्पेक्ट में जो है तो ट्रेन पे सारे लोग बैठे हुए हैं, ट्रेन अगर चल रही है तो वो सब किस में है भाई, मोशन में है। तो कहने का मतलब ये है कि रेस्ट और मोशन ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन नाम की चीज़ मीनिंगलेस है, इससे किसका कोई मतलब नहीं। कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट मोशन में नहीं हो सकती है या एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं हो सकती है। तो रेस्ट और मोशन को हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ रहे हैं कि कोई बॉडी रेस्ट में कब होगी और मोशन में कब होगी। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं भाई, अब हम लोग बताते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये एक पॉइंट है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो, मान लो छोटी छोटी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग मान लेते हैं कि एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, और तीनों, और ये एक जेड एक्सिस, तीनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, कि क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। तो ये एक रेफरेंस फ्रेम बन गया भाई। ये क्या बन गया भाई, रेफरेंस फ्रेम बन गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। ये रेफरेंस, और ये रेस्ट में है, और ये रेस्ट में है मान लेते हैं, तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहला गया। जैसे ये ओरिजिन है और ये 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस है। अब हमारी जितनी भी चीज़ें मेज़र की जाएगी वो इस पॉइंट पर से की जाएगी। हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी आदमी इस तरह से बैठा हुआ है, तो ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जो है ओरिजिन पर बैठा हुआ है, और ये ओरिजिन पर बैठा हुआ है। तो इसके इस डायरेक्शन में जितनी भी चीज़ें होंगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसके नेगेटिव सब आप जान ही रहे हैं। दिस इज़ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें क्या है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और इसको हम लोग कह देते हैं, फ्रेम का नाम रख देते हैं एस फ्रेम, जिसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी अभी कहेंगे। मैं बाद में बता दूंगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने तरह के होते हैं।
पहले आप इस बात को पहले समझिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो स्थान है, वो बिंदु है, वो जगह है जहाँ से हम बैठ करके किसी भी पार्टिकल के मोशन को ऑब्ज़र्व करते हैं, किसी भी पार्टिकल के मोशन को ऑब्ज़र्व करते हैं। जैसे हम लोग का जो अर्थ है ग्राउंड फ्रेम, इसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं और इसको हम रेस्ट में मानते हैं। किस में मानते हैं भाई? रेस्ट में मानते हैं। चलो भाई ठीक है। अब जितनी भी दूरियां नापी जाएगी, जितनी भी दूरियां नापी जाएगी वो इस ओरिजिन से नापी जाएगी। अच्छा, ओरिजिन तो आप लोग जानते ही होंगे। ओरिजिन क्या है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस जिस जगह पे कट रहा है उसके कटान बिंदु को, उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो अब देखो बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर हो गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर हो गया कि वो जगह जहाँ से बैठ करके हम मोशन को ऑब्ज़र्व करते हैं उसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक, चलो तुम लोग स्क्रीन पॉज करो और इसको उतार लो। अब देखो कुछ बातें इसमें पहले हम लोग को समझनी है। रेस्ट ऑन मोशन पढ़ रहे हैं हम लोग, काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। काइनेमेटिक्स के कुछ पैरामीटर्स हैं, पहले वो समझ लो। पैरामीटर्स को क्या क्या है, हम लोग किसके बारे में डील करेंगे? तो इसमें हम लोग लिख लें कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट motion of the particles। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मोशन ऑफ द पार्टिकल। क्या क्या करनी है, मैं सारे पॉइंट्स को एक करके डिस्कस करूंगा। पहले मैं इसको पहले समझा देता हूँ। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है, हम लोग नंबर 1 लिखेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? डायरेक्शन ऑफ मोशन किसी भी पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन को, किसी भी पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन को हम लोग वेलोसिटी के डायरेक्शन से देखते हैं। किससे देखते हैं मेरे भाई? वेलोसिटी के डायरेक्शन देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज इन द डायरेक्शन ऑफ अब कुछ छोटा हो रहा तो भाई मैं इसको बड़ा कर दूंगा। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, velocity of the particle। पहली बात, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी, जैसे मान लो ये कोई कार है, मान लो कि ये क्या है भाई? एक कार है। ये कार है, वो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड है। इस डायरेक्शन में मान लो ये डायरेक्शन हम मान लेते हैं टू द राइट, या कोई भी डायरेक्शन मान लो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी, वही इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। इसके मोशन का डायरेक्शन वही होगा जो इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन है। यस और नो? क्यों भाई? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है
और वेलोसिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, तो इसके मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकंड एलोंग द एक्स एक्सिस, ये कहलाएगा। इसलिए मैंने ये बताया कि द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज या इज नोन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन किससे डिसाइड होता है भाई? वेलोसिटी से। सेकंड पॉइंट ये लिखेंगे आप कि इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये कोई ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि द वेलोसिटी नहीं, ये पॉइंट अभी नहीं, चलो इसको मैं बाद में दिखाता हूँ, इसको मैं बाद में बताता हूँ। ये भी डायरेक्शन वेलोसिटी, तो मोशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा भाई? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल की तरफ का। चलो सबने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। चलो अब आगे देखो, किसी भी पार्टिकल का, किसी भी पार्टिकल मोशन of a particle is in straight line, motion of a particle, if the motion of the particle, if the motion of a particle is in straight line, along the straight line, is along straight line is known as one dimensional motion, 1D motion। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। इफ़ द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज along स्ट्रेट लाइन इज नोन एज वन डायमेंशन। मोशन भाई 3 तरह का मोशन जो होता है ना, वो उसके 2 कैटेगरीज होते हैं मोशन को कैटेगराइज करने के लिए। एक तो होता है कि हम अगर डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोशन जो है तो वो 3 तरह का होता है, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन। मतलब डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि अगर कोई पार्टिकल सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो 1D कहलाएगी। अगर वो किसी कर्विलिनियर पाथ पर है, ये तो रेक्टेंगुलर पार्ट है। रेक्टेंगुलर मतलब ये हुआ, इसका ये मतलब समझो कि अगर कोई पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, मान लो ये है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये कहलाएगी 1D। ये क्या कहलाएगा? 1 डायमेंशनल मोशन, या इसको हम लोग कहते हैं रेक्टलिनियर पाथ, रेक्टलिनियर मोशन। ठीक है, एक होता है वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग मोशन को कैटेगराइज करते हैं कि अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी। अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज कर रही है तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो अब इसमें एक बात समझना है कि इफ़ द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज अलोंग स्ट्रेट लाइन इज नोन एज 1 डायमेंशनल मोशन। किसी एक डायरेक्शन में हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक्स एक्सिस में हो या वाई एक्सिस में हो या जेड एक्सिस में हो, वो अगर किसी प्लेन में भी है, मतलब लेकिन प्लेन में किसी एक प्लेन में भी है लेकिन स्ट्रेट लाइन है, क्या है भाई? स्ट्रेट लाइन है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? 1 डायमेंशनल मोशन। और इसी को हम लोग रेक्टलिनियर मोशन कहते हैं। दूसरा होता है 1 डायमेंशनल मोशन। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि इफ़ द पार्टिकल मूव along या moves along the plane, या motion of the particle is on the plane, if the particle moves in a plane or in curvilinear path is known as 2D motion, 2 dimensional motion।
जैसे ये हुआ कर्विलिनियर पाथ, वो कोई पार्टिकल यहाँ से चली और इस पॉइंट पे आई, इसके अलाउंग कर्विलिनियर, ये रेक्टिलिनियर पाथ हुआ, ये कर्विलिनियर पाथ हुआ। ठीक है, तो ये हुआ कर्व, या कोई सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस आर, कोई पार्टिकल इसमें मूव कर रही है, कोई यहाँ कर रही है, तो दीज आर द कर्विलिनियर पाथ। ठीक है, तो इसको हम लोग 2D मोशन कहेंगे। 2D, ये भी 2D है, ये दोनों क्या है 2D मोशन, 2D मोशन, या इसको हम लोग कर्विलिनियर पाथ कहते हैं, कर्विलिनियर पाथ। ठीक है, इफ द पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन और इन कर्विलिनियर पाथ इज नोन एज 2D मोशन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो मैं आगे लिखूँ। अब जैसे मैं तुम्हीं से पूछता हूँ एक बात, देखो भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, प्रोजेक्टाइल मोशन वो किसका एग्जांपल है? वो किसका एग्जांपल है? वो 2 डायमेंशनल मोशन का 2D मोशन है। वो क्या है? 2D, यानी किसी एक प्लेन में हो। और 3D किसको कहेंगे? 3D मोशन हुआ कि जैसे वो यहाँ पर चला ऐसे, फिर वो ऐसे चला, फिर वो ऐसे चला, फिर वो इधर आया, फिर ऐसे करके फिर यहाँ पर चला आया। तीनों में X, Y, Z तीनों, माने एक प्लेन से ज़्यादा प्लेन में अगर वो मूव करे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? 3D मोशन। ये 3D मोशन हुआ। अब एग्जांपल से इसको समझिए कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 1, जैसे किसी पार्टिकल की वेलोसिटी है 2i + 3j, 2i + 3j, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? 2i + 3j। ये तो